जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए बनेगा अपीलीय अधिकरण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मंत्री समूह की सिफारिशें कुछ बदलावों के साथ मंजूर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया पंचकुला में ईएसआई के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी BS6 उत्सर्जन मानक वाली 1000 नई बसें। पंचकुला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। और प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें आज भी करता है प्रेरित। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्र। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि देश में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण बनाया जाएगा। अधिकरण के गठन पर मंत्री समूह की रिपोर्ट को कुछ भाषाई सुधार के साथ स्वीकार कर लिया गया है। संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5-6 दिन में राज्यों के वित्त मंत्रियों को टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ की लंबित जीएसटी राशि जारी कर दी जाएगी। काउंसिलिंग ने पंजाब का 995 करोड़ रुपए, हरियाणा का 629 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया मुआवजा बहाल कर दिया है। GST compensation will be cleared as of today. All dues, that is, because I'll just take you back for a minute. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores. वित्त मंत्री ने तरल गुड़ या रॉप पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 करने की घोषणा की है। सीतारमण ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18 से घटाकर 12% रह जाएगी। जीएसटी अपीली ट्रिब्यूनल संबंधी मंत्री समूह का गठन पिछले वर्ष जुलाई में हुआ था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इसके अध्यक्ष थे। Then there has been quite a lot of discussion on pencil sharpeners, GST on pencil sharpeners, because we wanted to rationalize it, has come down now, today's decision, from 18 to 12%. Also, there is a reduction in GST on tags, tracking devices or data loggers, which are affixed on durable containers, from 18% to nil, subject to some conditions. पंचकुला में ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग के नवनिर्मित भवन ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बरही का उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पंचकुला में ईएसआई प्रशासनिक भवन का निर्माण 2 साल में पूरा किया गया है। सोनीपत में शुरू हुई डिस्पेंसरी से 2,80,000 आईपी के 10 लाख पारिवारिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बरही के 32,000 पंजीकृत लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रोहतक, अंबाला, हिसार और सोनीपत में ईएसआई के अस्पताल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारी डिस्पेंसरी शुरू हुई है, उस डिस्पेंसरी से जो सोनीपत क्षेत्र में हमारे 2,80,000 आईपीज हैं और उनके जो 10 लाख परिवार के उनके जो निर्भर लोग हैं, उन 2,80,000 आईपीज को सोनीपत में जो डिस्पेंसरी प्रारंभ हुई है उससे लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ बड़ी में जो है उसमें 32,000 जो हमारे आईपीज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उनको लाभ मिलने वाला है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ईएसआई के हरियाणा में क्षेत्रीय कार्यालय बनने से पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब के श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा। ईएसआई में केवल आईपी ही नहीं बल्कि बाकी लोग आकर भी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले ही वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीएस बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि ईएसआई किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें पेंशन व छुट्टियों जैसे लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य जांच भी प्रदान करता है। काम करते हैं मुझे चोट लग जाती है तो मालिक मुझे सारी सुविधा देती है। चोट लगने के बाद मुझे छुट्टियां के पैसे भी मिलती है, पेंशन भी लागू की गई है। ईएसआई से जी हमें फ़ायदा, जब हम जाते हैं दवाई हमें मिल जाता है जी, इलाज भी बढ़िया होता है जी यहाँ पे। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में BS6 उत्सर्जन मानक वाली 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला से BS6 उत्सर्जन वाली 70 नॉन AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पहले चरण में कुछ बसों को रवाना किया गया है। 31 मार्च 2023 तक 400 बसें मिलने की संभावना है तथा शेष बसें भी 30 जून 2023 से पहले रोडवेज को प्राप्त हो जाएंगी। राज्य सरकार ने समय समय पर अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में किफायती, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार की 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी योजना है। पहले फेज में 50 बसें गुरुग्राम और 50 फरीदाबाद में भेजी जाएंगी। उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फेजेज में कंपनी द्वारा बात हुई है तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की 400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। 550 ईवी बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिवाजी को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि हिंदवी स्वराज्य की उनकी संकल्पना लोक कल्याण, सुरक्षा और आधुनिकता पर आधारित थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि औरंगजेब की सेना को नाकों चने चबवाने वाले मां भारती के वीर सपूत कुशल योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हमें आजीवन मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय आवासीय व शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपने रोहतक दौरे के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उन शहरों को बढ़ावा देना है जो
मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को विभिन्न मुद्दों के स्मार्ट समाधान अपनाने के अलावा जीवन में गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देते हैं। जनवरी तक इन 100 स्मार्ट शहरों में 1,81,322 करोड़ रुपए की 7,804 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समान आधार पर समान राशि का योगदान राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय की ओर से जारी किया जाएगा। करीब 500 शहरों को अमृत मिशन से जोड़ा गया है। SBM 2.0 से 4900 2 शहरों को हमारे पूरे देश में जोड़ा गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अमृत 2.0 जो और SBM 2.0 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में चयनित किए गए थे और 2023 तक के आखिरी तक के वो सभी शहर जो 100 शहर हैं वो स्मार्ट बन जाएंगे। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0 योजना के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि इसके तहत देश के 500 शहरों को जोड़ा गया है। योजना का उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित बनाना और घरों में चालू स्थिति के नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प दोहराया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि से खाद्य सुरक्षा और स्थिरता विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हो गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण असंतुलन से पानी और मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। जलवायु अनुकूल खेती से ही इस संकट से निपटा जा सकता है। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि सम्मेलन में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस व पोलैंड सहित अनेक देशों से आए विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। सम्मेलन में कुल 12 विषय निर्धारित किए गए थे। रोक सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन से होने वाला फूड सिक्योरिटी और उसकी सस्टेनेबिलिटी पे जो असर आ रहा है उसके मद्देनज़र ही पूरे विश्व से वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे। इसमें लगभग 10 देशों से वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उन सभी ने अपने शोध पत्र पढ़े और ये बात सामने ज़रूर आई कि हमें जो हमारे पुराने तरीके हैं, चाहे वो किस्म निकालने का, उनको आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर हम जो आने वाली चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी की बदलते वातावरण के प्रारूप में उनको हम हल कर सकते हैं। डॉक्टर काम्बोज ने बताया कि फसलों की जंगली व देसी किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता व मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव से लड़ने की शक्ति होती है। ऐसी किस्मों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों में ज्ञान का आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। अनुसंधान केंद्रों ने जलवायु परिवर्तन सहनशील नई किस्में किसानों तक पहुंचाई हैं, जो आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए मददगार होंगे। सिरसा के गांव मांगियाना स्थित फल उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय एक्सपो आयोजित हुआ। इसमें सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल व उद्यान विभाग से महानिदेशक अर्जुन सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि पहले किसान परंपरागत खेती पर निर्भर थे, परंतु जब से सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए लाई हैं, तब से उनका रुझान बागवानी जैसी फसलों की ओर हुआ है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इंडो इजराइल की तरह अब जापान से भी करार किया जा रहा है। पैकेजिंग की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसमें भी सरकार इनको सब्सिडी दे रही है। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए एक ये सोचने का समय है कि हमें एक जो क्रॉप है उसकी रोटेशन भी हो जाती है। इसमें साथ साथ के भी आप एक फिक्स ना करें कि आपको सिर्फ वीट ही उगानी है, सिर्फ पैडी ही उगानी है। उसकी जगह अगर आप बदलाव करेंगे अपने खेतों के अंदर और अगर फलों को जो है या सब्जियों को इनको बढ़ावा देंगे, तो मुझे लगता है कि इनको उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और साथ के साथ जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। उद्यान विभाग के महानिदेशक अर्जुन सिंह ने बताया कि ये पहला केंद्र है जो इंडो इजराइल के सहयोग से चलाया जा रहा है।
किन्नू उत्पादन में जिले के किसान आगे आ रहे हैं। उनकी मांग पर उन्नत किस्म के बीज यहां लाए जा रहे हैं। मौजूद किसानों ने बताया कि यहां आकर उन्हें काफ़ी जानकारियां मिली हैं, जिनका खेती में उन्हें फ़ायदा मिलेगा। किन्नू के अंदर जिसमें सिट्रस मतलब जिसको हम बोल देते हैं, तो उसमें कई वैरायटी जो बाहर से भी लेके आए थे और दूसरी भी ट्राई की हैं, तो सिलेक्शन भी हम कर रहे हैं। तो उसमें जैसे यहाँ का भी मंगियाना का एक किन्नू नंबर 1 लगा दिया, पंजाब वालों ने भी एक किन्नू नंबर 1 लगाया हुआ। तो ऐसे जो अच्छा स्ट्रेन निकलता है तो उस वैरायटी को कोशिश करेंगे कि आगे हम और ज़्यादा प्रचलित करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महीने में दूसरे से एग्जिस्टिंग वैरायटी से अच्छा होता है। फ्रूट की काफ़ी जानकारियाँ मिलती है और हर वर्ष यहाँ मेले लगते हैं और हर मतलब काफ़ी किसान यहाँ आते हैं और इससे लोगों में मतलब किसानों में काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। किसान ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, सब्जियां ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।